प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी कालांश कक्षा 8वीं में आज हम पढ़ेंगे आपकी पूरक पाठ्य पुस्तिका भारत की खोज। आज हम भारत की खोज का अध्याय 5 पढ़ेंगे, जिसका नाम है नई समस्याएं। अध्याय 5 में कई उपभाग हैं, जिनमें से पहला भाग हम पढ़ेंगे अरब और मंगोल। जब हर्ष उत्तर भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य के शासक थे और विद्वान चीनी यात्री हुआन त्सांग नालंदा में अध्ययन कर रहे थे, उसी समय अरब में इस्लाम अपना रूप ग्रहण कर रहा था। भारत के मध्य भाग तक पहुंचने में इसे लगभग 600 वर्ष लग गए और जब उसने राजनीतिक विजय के साथ भारत में प्रवेश किया, तब वह बहुत बदल चुका था और उसके नेता दूसरे लोग थे। ये राजा हर्षवर्धन और चीनी यात्री हुआन। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो हर्षवर्धन जो राजा थे, वह उत्तर भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य के शासक थे, राजा थे, और विद्वान चीनी यात्री हुआन त्सांग नालंदा में क्या कर रहे थे? अध्ययन कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे। उस समय जो अरब था, अरब देश में इस्लाम धर्म का जन्म हुआ। भारत के मध्य भाग पर भी इस्लाम पहुंचा, लेकिन लगभग इसे 600 वर्ष से ज़्यादा लग गए और उसने राजनीतिक विजय के साथ भारत में प्रवेश किया। जब इस्लाम अरब से भारत पहुंचा तो उसका रूप जो था काफ़ी बदल चुका था और उसके जो नेता थे वे भी बदल चुके थे। अरब वाले भारत के उत्तर पश्चिमी छोर तक पहुंचकर वहीं रुक गए। अरब सभ्यता का क्रमशः पतन हुआ और मध्य तथा पश्चिमी एशिया में तुर्की जातियां आगे आई। भारत के सीमावर्ती प्रदेश से यही तुर्क और अफ़गान इस्लाम को राजनीतिक शक्ति के रूप में भारत लाए। तो अरब जो था वे भारत के उत्तर पश्चिमी किनारे तक तो आ गए, लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ पाए और धीरे धीरे अरब सभ्यता का पतन हुआ, ह्रास हुआ। मध्य तथा पश्चिमी एशिया में अब कौन सी तो जातियाँ जो थी वह आगे आई? तुर्की जातियाँ, उनका प्रचार होने लगा। भारत के सीमावर्ती प्रदेश से, भारत के सीमा से लगे जो प्रदेश थे, वहाँ से तुर्क और अफ़गान इस्लाम धर्म को फिर से भारत ले आए। अरबों ने बड़ी आसानी से दूर दूर तक फैलकर तमाम इलाके फतह किए, पर भारत में वे तब भी और बाद में भी सिंध से आगे नहीं बढ़े। शायद भारत तब भी आक्रमणकारियों को रोकने के लिए काफ़ी मजबूत था। किसी हद तक इसका कारण अरबों के आंतरिक झगड़े भी हो सकते हैं। सिंध बगदाद की केंद्रीय सत्ता से अलग होकर एक छोटा सा स्वतंत्र राज्य हो गया। अब जो अरब के लोग थे, वे लोग भारत में कई जगह पर उन्होंने जीत हासिल की, बहुत दूर तक वे फैल गए, परंतु पूरे राज्य पर, पूरे भारत पर वे कब्ज़ा नहीं कर पाए। भारत में वे केवल सिंध तक ही पहुंच पाए, उससे आगे नहीं बढ़ सके। हो सकता है कि भारत में उस समय भी बाहर से आए आक्रमणकारियों से लड़ने की शक्ति मौजूद थी। ये भी हो सकता है कि अरब का भारत में पतन क्यों हुआ? क्योंकि अरबी जो लोग थे, उनके जो आपसी झगड़े थे, वह भी एक कारण हो सकता है। सिंध जो था वह बगदाद की केंद्रीय सत्ता से अलग हो गया और फिर उसके बाद उसने अपना एक स्वतंत्र राज्य कायम किया। हालांकि आक्रमण नहीं हुआ, पर भारत और अरब के बीच संपर्क बढ़ने लगा। दोनों ओर से यात्रियों का आना जाना हुआ। राजदूतावासों की अदला बदली हुई। भारतीय पुस्तकें, विशेषकर गणित और खगोल शास्त्र पर बगदाद पहुंची और वहां
अरबी में उनके अनुवाद हुए। बहुत से भारतीय चिकित्सक बगदाद गए। यह व्यापार और सांस्कृतिक संबंध उत्तर भारत तक सीमित नहीं थे। भारत के दक्षिणी राज्यों ने भी उसमें हिस्सा लिया, विशेषकर राष्ट्रकूटों ने, जो भारत के पश्चिमी तट से व्यापार किया करते थे। अब भारत और अरब के बीच में हमले नहीं हुए, इनके बीच में धीरे धीरे आपस में संपर्क बढ़ने लगा, ये मिलने जुलने लगे। इनके बीच में यात्रियों का आना जाना लगातार बना रहा। राजदूतावास जो थे वे एक दूसरे के राज्यों में आने लगे, एक दूसरे के देशों में पहुंचने लगे। फिर भारत की जो पुस्तकें थीं वे भी बगदाद पहुंची। उनमें विशेषकर गणित और खगोल शास्त्र की पुस्तकें थीं। न सिर्फ ये पुस्तकें वहाँ पहुँची बल्कि उनका अरबी में अनुवाद भी किया गया, भाषांतर भी किया गया। बहुत से भारतीय चिकित्सक भी बगदाद गए। यह व्यापार और सांस्कृतिक संबंध उत्तर भारत तक ही सीमित नहीं था, यानी व्यापार और सांस्कृतिक संबंध जो थे भारत और अरब के बीच में, ये सिर्फ उत्तर भारत तक ही नहीं रहे बल्कि दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में भी इनका चलन था। विशेषकर राष्ट्रकूटों ने, जो भारत के पश्चिमी तट से व्यापार किया करते थे, उनके बीच भी अरबियों से संपर्क रहे। इस लगातार संपर्क के कारण भारतीयों को अनिवार्य रूप से इन नए धर्म इस्लाम की जानकारी हो गई। इस नए धर्म को फैलाने के लिए प्रचारक भी आए और उनका स्वागत हुआ। मस्जिदें बनी। न शासन ने इसका विरोध किया, न जनता ने। न कोई धार्मिक झगड़े हुए। सब धर्मों का आदर और पूजा के सभी तरीकों के प्रति सहनशीलता का व्यवहार करना भारत की प्राचीन परंपरा थी। अतः राजनीतिक ताकत के रूप में आने से कई शताब्दी पहले इस्लाम भारत में एक धर्म के रूप में आ गया था। अब जैसे जैसे भारत और अरब के लोग, बगदाद के लोग आपस में मिलने जुलने लगे, उनके बीच में राजदूतावास आने जाने लगे, चिकित्सक आने जाने लगे, किताबों का आदान प्रदान होने लगा, किताबों का अनुवाद होने लगा, वैसे ही उन सब के कारण वहाँ का जो धर्म था इस्लाम, उस धर्म की जानकारी भारत में भी होने लगी और इस नए धर्म का प्रचार होने लगा। जो धर्म का प्रचार करने वाले लोग थे वे भी भारत आए। उनका भारत ने बिना किसी हिचकिचाहट के स्वागत किया। जैसे जैसे धर्म का प्रचार होने लगा, यहाँ पर मस्जिदें बनने लगी। ना तो शासकों ने और ना ही जनता ने, किसी ने भी उस धर्म का विरोध नहीं किया और ना ही जैसे अभी धर्म को लेकर झगड़े होते हैं, ना ही इस प्रकार के कोई झगड़े हुए भारत में। क्यों नहीं हुए? क्योंकि भारत की प्राचीन परंपरा रही है कि भारत हर धर्म का आदर करता है, पूजा के सबके अलग अलग जो तरीके हैं उन्हें अपनाता है, उनके प्रति अच्छा व्यवहार रखता है। तो जब नया धर्म भारत में आया तो भारत के लोगों ने उसे भी अपनाया, उसका भी स्वागत किया, किसी प्रकार के झगड़े नहीं हुए। अतः राजनीतिक ताकत के रूप में आने से कई शताब्दी पहले इस्लाम धर्म जो था उसका एक रूप भारत में प्रवेश कर चुका था। अब बढ़ते हैं महमूद गजनवी और अफगान की ओर। लगभग 300 वर्ष तक भारत पर कोई और आक्रमण नहीं हुआ। 1000 ईस्वी के आसपास अफगान के सुल्तान महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण करने आरंभ किए। महमूद गजनवी तुर्क था जिसने मध्य एशिया में अपनी ताकत बढ़ा ली थी। यह महमूद गजनवी जो 1000 ईस्वी के आसपास कहाँ आया? भारत आया। 300 वर्ष तक तो भारत पर किसी ने हमला नहीं किया, सब कुछ जैसा का तैसा चल रहा था। फिर महमूद गजनवी ने क्या किया? भारत पर आक्रमण करना शुरू किया। और महमूद गजनवी कौन था? तुर्क था जिसने मध्य एशिया में अपनी ताकतें बढ़ाना शुरू कर दी थी। हमले कर करके वहाँ के इलाकों को जीतना शुरू कर दिया था।
इस प्रकार उसकी शक्तियाँ जो थी वो बढ़ती चली जा रही थी, उसका क्षेत्र जो था वो व्यापक होता चला जा रहा था। उसने बड़ी निर्ममता से कई आक्रमण किए जिनमें बहुत खून खराबा हुआ। हर बार महमूद अपने साथ बहुत बड़ा खजाना ले गया। हिंदू धूल कणों की तरह चारों तरफ बिखर गए और उनकी याद भर लोगों के मुंह में पुराने किस्से की तरह बाकी रह गई। जो तितर बितर होकर बचे रहे उनके मन में सभी मुसलमानों के प्रति गहरी नफरत पैदा हो गई। तो महमूद गजनवी जो था उसने बड़ी क्रूरता से हमले किए, बहुत खून खराबा हुआ, बहुत हिंसा फैलाई। हर बार महमूद जब भी आता था, आक्रमण करता था, किसी राज्य को जीतता था, तो वहाँ से बहुत सारा जो खजाना था वो वापस ले जाता था अपने क्षेत्र में। हिंदू धूल कणों की तरह चारों तरफ बिखर गए। जो हिंदू शासक थे वह पूरी तरह से बर्बाद हो गए। लोग उन्हें भूल भी गए क्योंकि बहुत सारे शासकों पर इसने हमला किया, उन्हें हराया। जो तितर बितर होकर बच गए, जो बच गए थे शासक और जो लोग बच गए थे, उनके मन में मुसलमानों के प्रति बहुत ही ज़्यादा नफ़रत पैदा हो गई थी कि मुसलमान तो बहुत हिंसक होते हैं। एक शासक को देख ही रहे थे महमूद गजनवी को, तो उन्हें लगा कि ये तो बहुत ही ज़्यादा हिंसक हैं और उसके प्रति लोगों का जो आक्रोश था वह बढ़ गया। अनुमान लगाया जा सकता है कि महमूद ने कितनी तबाही की थी, पर महमूद ने उत्तरी भारत के सिर्फ एक टुकड़े को छुआ और लूटा था जो उसके धावे के रास्ते में पड़ा था। पूरा मध्य पूर्वी और दक्षिणी भारत उससे पूरी तरह बच गया था। तो जिस प्रकार हमने पिछले पेज पर पढ़ा कि उसने बहुत तबाही मचाई थी, उससे हम सोच सकते हैं कि वह कितना हिंसक होगा। पर उसने पूरे देश पर हमला नहीं किया था, वह सिर्फ उत्तरी भारत के एक छोटे से हिस्से को ही लूट पाया था। वहीं पर उसने तबाही मचाई थी जो कि उसके रास्ते में आया था। पूरा मध्य पूर्वी और दक्षिणी भाग अभी उसकी पहुंच से दूर था। महमूद ने पंजाब और सिंधु को अपने राज्य में मिला लिया। वह हर धावे के बाद गजनी लौट जाता था। वह कश्मीर पर विजय नहीं पा सका। यह पहाड़ी देश उसे रोकने और मार भगाने में सफल हो गया। काठियावाड़ में सोमनाथ से लौटते हुए राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में भी उसे भारी हार खानी पड़ी। इस आखिरी धावे के बाद वह फिर नहीं लौटा। अब यह महमूद जो था हर हमले के बाद गजनी आ जाता था। यह गजनी का चित्र है। तो वापस अपनी राजधानी लौट जाता था। महमूद ने पंजाब और सिंधु को अपने राज्य में मिला लिया था, इन पर कब्ज़ा कर लिया था। जैसा कि मैंने बताया, वह हर हमले के बाद वापस गजनी लौट जाता था। सारा यहाँ से जो लूट के ले जाता था, लूट की रकम, वह वहाँ पर खजाना जमा कर रहा था। वह कश्मीर पर विजय नहीं पा सका। कश्मीर जो कि पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पर वह किसी भी प्रकार का उनको खतरा, किसी भी प्रकार की उनको हानि नहीं पहुंचाया। कश्मीर उसकी पहुंच में नहीं आ पाया। काठियावाड़ में सोमनाथ से लौटते हुए राजस्थान का जो रेगिस्तानी इलाका था, वहाँ पर भी उससे हार ही मिली। इस आखिरी धावे के बाद वह फिर नहीं लौटा और ये आखिरी उसका हमला था भारत पर। उसके बाद वह दोबारा लौटकर भारत नहीं आया। महमूद की मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई। उसकी मृत्यु के बाद 160 वर्षों से अधिक समय तक न तो भारत पर कोई आक्रमण हुआ और न ही पंजाब के आगे तुर्की शासन का विस्तार हुआ। इसके बाद शहाबुद्दीन गौरी नाम के एक अफ़गान ने गजनी पर कब्ज़ा कर लिया और गजनवी साम्राज्य का अंत हो गया। तो जैसा कि मैंने बताया, राजस्थान पर हमले के बाद वह वापस भारत नहीं आया और महमूद की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई। उसकी मृत्यु के लगभग 160 वर्षों तक भारत पर कोई हमला नहीं हुआ। किसी आक्रमणकारी ने भारत पर हमला करने की हिम्मत नहीं दिखाई। न ही पंजाब के आगे तुर्की शासन का विस्तार हुआ और तुर्की शासन का भी पंजाब से आगे विस्तार नहीं हो पाया। इसके बाद एक दूसरा शासक आया, शहाबुद्दीन गौरी। इसने गजनी पर कब्ज़ा कर लिया जो कि महमूद की राजधानी थी
और गज़नवी साम्राज्य का अंत हुआ। गज़नवी साम्राज्य यहाँ पर समाप्त हुआ। इसका अगला बचा हुआ भाग हम अगले कालांश में पढ़ेंगे।